नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं कुमार अभिषेक। हमारे स्पेशल इंटरव्यू शख्सियत यूपी तक में आज हमारे मेहमान हैं स्वतंत्र देव सिंह। स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आरएसएस से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं, संगठन में बड़ा अनुभव है और इस समय उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान इनके साथ है, इनके पास है। लेकिन कई अनछुए पहलू भी हैं। आपको बता दूं कि स्वतंत्र देव सिंह पहले पत्रकार थे। पत्रकारिता से इन्होंने अपना करियर शुरू किया था और बतौर पत्रकार, या फिर जो इनका पहले का नाम था वो जानकर आप थोड़े हैरत में होंगे, कांग्रेस सिंह के नाम से जाने जाते थे। इस वक्त हमारे साथ स्वतंत्र देव सिंह जी हैं। स्वतंत्र देव सिंह जी, यूपी तक में आपका स्वागत है। सबसे पहले कुछ अनछुए पहलू। सारे लोग आपको स्वतंत्र देव सिंह के नाम से जानते हैं, संगठन में आप माहिर माने जाते हैं, कार्यकर्ताओं के आप बड़े करीब हैं, सबके कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं, बड़े प्यार से आप बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमें पता चली कि आपका ओरिजिनल नाम कांग्रेस सिंह है। कांग्रेस सिंह से आप स्वतंत्र देव सिंह कैसे हो गए? मैं बुंदेलखंड में शिक्षा ग्रहण करने के लिए कालपी से फिर उरई जब पहुंचा हूँ, जब डिग्री कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहा था, तो संघ के संपर्क में आने के पहले मेरा नाम कांग्रेस सिंह ही था। लेकिन संघ के संपर्क में 86 में मैं जुड़ा और संघ का तृतीय वर्ष, नागपुर से तृतीय वर्ष करने के बाद संघ के विस्तारक, प्रचारक, फिर विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री। उसके बाद मेरा नाम स्वतंत्र देव हो गया। फिर उसके बाद स्वतंत्र देव के नाम से ही मैं 1 साल विद्यार्थी परिषद संगठन मंत्री से जब वापस हुआ तो 1 साल मैं पत्रकार रहा, स्वतंत्र भारत का जिला संवाददाता। फिर उसके बाद युवा मोर्चा का बुंदेलखंड का प्रभारी, फिर युवा मोर्चा का प्रदेश का महामंत्री, प्रदेश का अध्यक्ष, फिर प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अपने कार्यकाल में 1 लाख नौजवानों का आगरा में राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह थे, और उस समय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था और एक सफल अधिवेशन हुआ था। फिर वहीं से यात्रा शुरू हुई। फिर 2004 में मैं बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी हुआ, एमएलसी हुआ, फिर हमेशा महामंत्री ही रहा। कई कार्यक्रमों की जिम्मेवारी रहती थी मेरे पास, और आज वर्तमान में मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। लेकिन जब आप कांग्रेस सिंह रहते हुए भाजपा के संगठन में रहे होंगे, तब तो लोग आपके नाम की बड़ी चर्चा करते रहते होंगे कि भाई तमाम बड़े नेता जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब तो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब वो भी मार्कशीट में हर जगह बदल गया है। एक चीज बताइए कि आपके सामने एक बड़ा टेस्ट इस समय सामने है, क्योंकि इस वक्त उपचुनाव का माहौल है। 7 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। ये आपके लिए लिटमस टेस्ट जैसा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये उपचुनाव बहुत कुछ तय करेगा। अगले 1.5 साल के बाद फिर से यहाँ पर चुनाव होने हैं। देखिए, 7 सीट इस समय उपचुनाव चल रहा है। संगठन के कार्यकर्ताओं के दम पर, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर ये चुनाव हम जीतेंगे। दूसरा है कि माननीय योगी जी के जो विकास कार्य हैं, हमारे देश के गौरव आदरणीय मोदी जी के जो विकास कार्य हैं, उनकी लोकप्रियता है, उसके आधार पर इस चुनाव हम जीतेंगे। बांगड़मऊ, घाटमपुर, देवरिया, मल्हनी, ऐसे बहुत सारे जो सीट्स हैं आपके लिए बहुत आसान दिखाई नहीं देते। देखिए, कठिन तो होता ही है। संघर्ष जब होता है राजनीतिक क्षेत्र में जाएंगे तो सीट तो संघर्ष की सभी हैं, और सभी संघर्ष की सीटों पर हमारा संगठन की एक संरचना है, और संगठन हमारी बूथ कमेटियां हैं, सेक्टर की रचना है, मंडल की रचना है, मंडल कार्य समिति है, सेक्टर के हमारे प्रभारी हैं, बूथ के प्रभारी हैं, और बूथ समितियां हैं। जो संगठन का नीचे तक एक ढांचा तैयार है। संगठन के आधार पर, संगठन के कार्यकर्ताओं के दम पर, संगठन के कार्यकर्ताओं की लोकप्रियता पर और जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर ये सीट हम जीतेंगे। लेकिन मुद्दे, क्योंकि इस बार आप लोग बुरी तरीके से घिरे हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, हाथरस कांड हुआ, बलिया कांड हुआ, आपको लोगों को जवाब भी तो देना पड़ेगा। और आप देख लीजिए, कई जगहों पर आपने टिकट भी लोगों के काटे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां परिवार में जिस विधायक की मृत्यु हुई है उनके परिवारों को आपने दिया, जबकि देवरिया में आपको टिकट इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि आपको वहां ब्राह्मण ही लड़ाना था। आप 15 साल का इतिहास उठाइए, जब से कांग्रेस सपा बसपा का शासन है। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी? सड़कों पर AK-47 लेकर गुंडे टहलते थे। अपहरण, हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती
यहां तक कि रेट भी तय था, विभागों के, ठेके के, पट्टे के, मर्डर के रेट तय थे भाई। और यही नहीं, यहां तक चलता था कि कावड़ यात्रा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, राम यात्रा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सपा के शासन, बसपा के शासन कोई शासन है? यानी ट्रस्ट है, गुंडागर्दी है। वहीं आदरणीय योगी जी जब राज्य के अंदर मुख्यमंत्री बनते हैं तो कावड़ यात्रा भी निकलता है और कावड़ यात्रियों पर पुष्प, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी होती है। इसलिए होती कि पता नहीं कावड़ यात्रा के रूप में कौन भोलेनाथ स्वयं नहीं प्रकट होकर तो नहीं न चल रहे हैं। आप देखेंगे श्री राम के नारा लगाने पर और वहां जाने पर गोलियां चलती थी हम लोगों के ऊपर। वहीं आदरणीय योगी जी जब शासन में आए तो वहां दीपोत्सव मनाया जाता है और दीपोत्सव के दिन कि प्रभु राम प्रकट तो नहीं हुए किसी किसान के भेष में, किसी मजदूर के भेष में। इसलिए आदरणीय योगी जी हेलीकॉप्टर से वर्षा करते हैं। AK-40 में लेकर जो रोड पर लोग टहलते थे, गुंडई करते थे, आज वो जेल के अंदर हैं, उत्तर प्रदेश से भागे फिरे रहे हैं और योगी सरकार का उनके संपत्ति के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। कभी ऐसी सरकार आप देखे हैं? गुंडों का राज रहता था सड़कों पर। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई कहीं भी जो दोषी है, एक व्यक्ति, चाहे संगठन हो चाहे सरकार हो, बचाने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। सरकार और कानून अपना काम करता है और जो दोषी है उसको सजा मिलता है। चुनाव में आपके ये मुद्दे हैं और आपको लगता है कि आपको फायदा देगा? जनता है, स्वीकार करती है और जनता इसी के आधार पर पिछले 11 उपचुनाव हुए थे, उसमें हमें दिया था पूर्ण बहुमत, मतलब हम लोग जीते थे। और इस उपचुनाव में जनता जनार्दन की सेवा ही करना हम सबका दायित्व है और सरकार संगठन दोनों मिलकर जनता की सेवा करना, जिसे कोरोना जैसे विपत्ति काल में भी, कोरोना जैसे संकट में भी केंद्र सरकार, राज्य की सरकार, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, दोनों लोग मिलकर उत्तर प्रदेश को बचा लिया। नहीं उत्तर प्रदेश बचता छोड़ो, अमेरिका की आबादी लगभग 32 करोड़ के आसपास होगी, उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है और सक्रिय केस अमेरिका के अंदर 28 लाख के आसपास थे और उत्तर प्रदेश में सक्रिय केस केवल 24,000 थे। पूरे उत्तर प्रदेश को बचाया गया, प्रवासी मजदूरों के खाते में पैसा भेजा गया, विकलांग विधवा पेंशन भेजा गया तुरंत भत्ते के तौर पर, और 2 टाइम यानी गल्ला भोजन की व्यवस्था भी, और संगठन भी करोड़ों पैकेट मतलब पैकेट भी और भोजन किट भी और भोजन के पैकेट भी वितरण, मास्क, सैनिटाइजर, जो भी आवश्यकता पड़ा, गरीब से गरीब कार्यकर्ता जो हमारा रहा, खीरा, तरबूज, ककड़ी भी जो उसके पास था उपलब्ध सामान, वो लेकर गरीबों की सेवा किया है। संगठन और सरकार दोनों ही सेवा करने का दायित्व है और हम लोग रचनात्मक और मतलब एक तरह का सेवा कार्य में हम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है अध्यक्ष जी कि सरकार और पार्टी, इन दोनों के बीच समन्वय नहीं है और आपके बहुत सारे विधायक नाराज हैं। वक्त वक्त पर वो अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। कई विधायक हैं जो खुल करके बोल रहे हैं। देखिए, संगठन महामंत्री हमारे आदरणीय सुनील बंसल जी और मैं स्वयं अध्यक्ष के नाते कई जिलों में अभी 1 महीना पहले कोर कमेटी की बैठक जिलों में, कई जिलों में हम लोग तीनों क्षेत्रों में गए, वो भी गए सभी क्षेत्रों में, और कोर कमेटी की बैठक के लिए विधायक, सांसद, अधिकांश विधायक सांसद थे और सभी ने स्वीकार किया। और विधायक भी, कार्यकर्ता भी सब जानते हैं और विधायक भी जानता, उत्तर प्रदेश के भी लोग जानते हैं कि 15 साल का शासन उनका देखा है। माननीय योगी जी के शासनकाल में एक ईमानदारी है, ऐसे एक नेता हैं जो परिवार का भी कोई सदस्य सरकार का दुरुपयोग नहीं करता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। और इस राज्य के अंदर वंशवाद की पार्टियां रही हैं और वंशवाद के आधार पर लोगों ने राज्य को लूटा है। लेकिन विपक्ष का तो आरोप है कि सरकार पर इस वक्त नौकरशाही हावी है, सरकार पर जाति विशेष का बोलबाला है और ये खुलकर विपक्ष आरोप लगा रहा है। आप इसके जवाब देने की स्थिति में हैं? आप गांव में जाकर पूछिए, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ईमानदारी से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, किसान सम्मान निधि पहुंच रहा है कि नहीं ईमानदारी से, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन पहुंच रहा है कि नहीं, और डिजिटल पहुंच रहा है। 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं है आदरणीय योगी जी के शासन में, आदरणीय मोदी जी के शासन में। और जितने रुपए हैं ईमानदारी से, यही तो शासन का काम है। और शासन का काम क्या है? गांव का गरीब किसान खुशहाल हो, उसको तकलीफ कोई ना हो, किसी प्रकार का उसका शोषण ना हो,
यानी संपूर्ण सरकार और अधिकारी जो शासन है और संगठन, यही तो गांव के गरीब की सेवा करना है। गांव तो गरीब किसान, संगठन, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, उनके घर पे 24 घंटा, आज नवरात्र चल रहा है, नवरात्र का पर्व चल रहा है, 24 घंटा लाइट उपलब्ध है। हम लोगों की सरकार आने पर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करते हैं हम लोग। चाहे ईद हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, नवरात्र हो, दोनों में हम लोग लाइट देते हैं, व्यवस्थित लाइट देते हैं। ये नहीं कि एक में नहीं देंगे, एक में देंगे, यहाँ नहीं है। इसलिए सपा की, आप तो सपा की बात मत करिए, सपा का आप सोच लीजिए, स्टार प्रचारकों की सूची देख लीजिए। आजम खान जेल में बंद है, फिर भी स्टार प्रचारक की सूची में नाम है। जो अपराधी है वही स्वयं सूची में नाम है। नहीं, तो उनकी मानसिकता इसी से उजागर होता है। समाजवादी पार्टी तो कहती है कि आप लोग उनके खिलाफ बेवजह जबरदस्ती पड़े हुए हैं। जाकर रामपुर में पूछिए आप, रामपुर में कितना अत्याचार, एक आदमी सर उठा नहीं सकता है, एक गरीब आदमी उठ नहीं सकता है। संपूर्ण अधिकारी उनके इशारे पर नाचते थे, जिसका मन उसका कब्जा कर लेना, जिसका मन उसका लूट लेना वहां पर। एक चीज बताइए, अब एक चीज बताइए कि सरकार और पार्टी का जो समन्वय है वो परफेक्ट है। आपको लगता नहीं कि इसमें कहीं कोई से दूर दूर तक नहीं भाई, कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन, संपूर्ण संगठन सरकार का मदद करने के लिए और गरीबों की सेवा के लिए। विधायक सारे खुश हैं, हमारे सभी विधायक खुश हैं। और कोई घटनाएं कुछ होती है, मान लीजिए कोई आपत्तियां किसी के तरफ से आ जाती है, मान लो मीडिया या किसी के माध्यम से, तो ऐसे लोगों से बातचीत भी होती है, पूछताछ भी होती है। अभी 2 घटनाएं बड़ी हुई, एक हाथरस की घटना हुई, दूसरी बलिया की घटना हुई। हाथरस की जो घटना हुई हाथरस की जो घटना हुई उसमें देखा किस तरीके से बहुत सारे सवाल उठे और बकायदा सरकार को उसको सीबीआई तक को सौंपना पड़ा। बहुत सारे मामले ऐसे आ गए कि आपसे इस पूरे घटना के बाद दलित समाज नाराज है, वाल्मीकि समाज नाराज है, लगता है ऐसा? नहीं, कहीं से दूर दूर तक कोई नाराज नहीं है। जो सत्यता है, जो कानून को काम करना है, कानून का कोई हस्तक्षेप सरकार भी नहीं, कोई नहीं, और कानून अपने हिसाब से काम करता है। जो दोषी है उसको सजा मिलता है। कांग्रेसी नंबर 1 के झूठे हैं, पहले से झूठे थे। आपको ध्यान होगा कि देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। पहली बार इस देश के अंदर सीसी सड़कें, ग्राम प्रधानमंत्री सड़कें बनी थी गाँव में, पहली बार। हाईवे, नेशनल हाईवे पहले चले जाइए वाराणसी से कोलकाता, चले जाए वाराणसी से बॉम्बे, जर्क नहीं लगता था। फिर भी एक कांग्रेसी का शाइनिंग इंडिया कहाँ है? शाइनिंग इंडिया कहाँ है? देश के गौरव अटल बिहारी किसान क्रेडिट कार्ड, कारगिल युद्ध, पोखरण विस्फोट, यानी एक से काम किया देश के गौरव अटल बिहारी दुनिया में माना जाता है। लेकिन कांग्रेसी नंबर 1 ही सोनिया कहाँ है, और बोलती रही और झूठ पर झूठ। उत्तर प्रदेश ने 10 सीटें दिया, जातिवाद, क्षेत्रवाद इतना हावी हुआ कि 10 सीटें मिली, और 17 मिल जाती तो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। सोनिया प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, सोनिया के नेतृत्व। पहली गिरफ्तारी शंकराचार्य की करवा। राम नहीं है, राम सेतु नहीं है, हिंदू आतंकवादी हैं, मतलब जो उलझुलुल का करना था 10 साल उन्होंने किया। ये नंबर 1 के झूठे कांग्रेसी। वो रोड पर उतर कर खड़े हुए राहुल और प्रियंका, हाथरस प्रस्थान को, नंबर 1 के झूठे कांग्रेसी। इनके ऊपर तो विश्वास नहीं। पहले अंग्रेजों ने लूटा, आज वो 70 साल तक कांग्रेसियों ने लूटा इस देश को। लेकिन पहली बार आदरणीय मोदी जी ने गांव की खुशहाली, अब कल्पना करो, एक गरीब आदमी, एक मां से मैं पूछा कि तुम किसको वोट दोगी? वो गरीब मां कहा कि अपने बेटे को दूंगा। हम कि बेटा कौन है? बोलिए जो मेरा मकान बनवा दिया वही मेरा बेटा है। ये गैस जो घर में फ्री मिला है कनेक्शन, मेरे बेटे ने दिया है, और 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया था जिसके कारण मेरा पति बच गया। ये मेरा बेटे ने दिया है। मेरे बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी है। देखिए, आप कांग्रेस पे चाहे जितने आरोप लगा लीजिए, लेकिन एक परसेप्शन तो बनाना। हाथरस में गैंगरेप की बात आई, वो भी बाकायदा पुलिस ने ही एफआईआर किया। लड़की को के शव को आधी रात को जला दिया गया। हाई कोर्ट ने बेहद कड़ी टिप्पणी की आपके तमाम अधिकारियों के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं सरकार पर इस मुद्दे को लेकर सवाल तो उठे ना। लेकिन जो दोषी थे, योगी सरकार ने त्वरित कार्रवाई किया, चाहे अधिकारी हो, चाहे उसमें दोषी आमजन हो, उस पर त्वरित कार्रवाई। देखिए, सरकार का काम है त्वरित कार्रवाई करना, डिले नहीं करना। उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी घटना घटित होती है, कोई भी अपराधी है, उसको कोई बचाता नहीं भाई। सपा में लोग बचाते थे, बसपा में बचाते थे,
लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कोई किसी अपराधी को नहीं बचाता। आप मत बचाइए, आपके विधायक बचाते हैं। कोई नहीं बचाता। देख लीजिए बलिया में क्या हुआ, बलिया में सरेआम फायरिंग हुई, अधिकारियों के सामने फायरिंग हुई और आपके विधायक खड़े हो गए उनको नहीं, कहां विधायक ने कहां बचाया? जेल जाना पड़ा भाई, कानून अपना काम करता है, जेल जाना पड़ा। नहीं, जिस दोषी को नहीं, लेकिन देखिए आपके विधायक तो देखिए, जैसे वह मीडिया के चैनल के सामने आए, नहीं आना चाहिए था, फिर उनसे पूछा गया बुला कर यहां पर, उन्होंने गलती स्वीकार किया, फिर भी नोटिस दिया गया और वह गलती स्वीकार किए और एक तरह जो दोषी था योगी सरकार ने उसको जेल भेजा। कभी भी भाई कोई बचाता नहीं, आप सिफारिश करो चाहे मैं सिफारिश करूं, कोई भी योगी के राज्य में दोषी व्यक्ति नहीं बचने वाला है। नहीं, लेकिन इसमें विधायक ने जिस तरीके से पहले दिन से ही आरोपी के साथ वो खड़े हो गए, आपने ठीक है कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद आप भी उनके साथ कार्यक्रम में शिरकत करते दिखे। देखिए ऐसी चीजें दिखी कि आपने भी उन पर फूल गिराए, बरसाए। जब तक कार्रवाई न हो जाए, पार्टी से निष्कासित नहीं हो जाए, तो कार्यक्रम में लोग आते जाते रहते हैं और बैठकों में आते रहते हैं। मैं बलिया गया था, एक मंदिर का शिलान्यास करना था और उस कार्यक्रम में मैं गया था। उस कार्यक्रम में बहुत लोग शिकस्त किए थे, आम जनता, कार्यकर्ता भी, विधायक भी, मंत्री भी, सभी लोग शिकस्त किए थे। तो उसमें कोई बात नहीं, मैं नोटिस गया है, उसका वो जवाब देंगे। और कोई भी खड़ा हो भाई, मैं गारंटी से कहता हूं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में, ये सपा बसपा की सरकार नहीं है, जो भी दोषी होगा उसको सजाएं मिलना है, कोई बचने वाला नहीं है। एक और बात, आप आम आदमी पार्टी, ठीक है आम आदमी पार्टी का अभी बहुत बड़ा बेस उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक खास जाति विशेष की सरकार चल रही है, एक जाति विशेष को ही आगे किया जा रहा है और यहाँ तक कि वो ब्राह्मण और दूसरी जो जातियां हैं कह रहे हैं उन पर अत्याचार हो रहा है। देखिए, गरीब परिवार से जन्म लेने वाले एक कवि का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना, एक साधारण परिवार में जिसकी मां दूसरे घर में काम करती थी, उस परिवार से एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना। देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद परिवार के एक सदस्य भी सरकारी गाड़ी में नहीं बैठा भाई, न सरकारी आवास में सोया, अपने परिवार के लिए 2 रुपए का काम नहीं किए, लेकिन हिंदुस्तान के सभी गरीबों का मकान बनवाने का, गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान की सेवा करना, चाहे आयुष्मान कार्ड का 5 लाख का कार्ड हो, चाहे गैस का कनेक्शन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, गरीबों का सेवा करना ही हम सबका दायित्व है। और गरीब कार्यकर्ता एक बूथ का अध्यक्ष इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, प्रदेश का अध्यक्ष होता है, संगठन का मुख्यमंत्री होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है। ये वंशवाद की पार्टी नहीं भाई, ये गुंडागर्दी की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, एक मिशन है। कोई राजनीति मेरा व्यापार नहीं है। मैं जातिवाद की राजनीति नहीं करता हूँ, ना क्षेत्रवाद की राजनीति करता हूँ, ना व्यक्तिवाद की राजनीति करता, ना वंशवाद की, राष्ट्रवाद की राजनीति करता हूँ। मेरे भारतीय जनता पार्टी के 2 ही एजेंडा है, एक गांव गरीब किसान की सेवा करना, दूसरा राष्ट्र का सम्मान करना, राष्ट्र परम वैभवशाली शक्ति संपन्न भारत का निर्माण करना, यानी दुनिया में एक ताकतवर देश हमारा उभरे। और आपने देखा पिछले 5 सालों में देखा, आप देख रहे हैं, यानी देश के गौरव आदरणीय मोदी जी के आने के बाद विदेशों में अब हिंदुस्तानियों का सम्मान बढ़ा है। लोग परिचय करते हैं, यार हिंदुस्तान के आप हैं क्या, आप भारत के हैं क्या। नहीं तो पहले इंजीनियर डॉक्टर को अंग्रेज डांटते थे तो वो लोग यस सर की जवाब बस देते थे। आज वो पूछते हैं अच्छा मोदी के देश के हो क्या, हिंदुस्तान के हो, उनका सम्मान बढ़ा है। और हम लोग यही चाहते हैं कि गांव गरीब किसान दलित शोषित वंचित का चाहे सत्ता में चाहे कहीं उनका भागीदारी हो और उनका सम्मान बढ़े। बाबा भीमराव अम्बेडकर का पंच तीर्थ घोषित करना, सरदार पटेल का सबसे बड़ा स्टेचू बनवाना, दुबई में मंदिर का निर्माण करना, अयोध्या में मंदिर का निर्माण करना, हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाने। बताइए आपको कितने देश महात्मा गांधी और अंबेडकर के अब जयंती मनाने लगे हैं। जाने कि मोदी जी के आने के बाद 121 देश के ऊपर भाई लोगों ने जयंती मनाना शुरू किया। 121 देश के ऊपर योगा लोग करने लगे। देश का सम्मान बढ़ाना, गरीब का सम्मान बढ़ाना, यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य ध्येय। एक चीज बताइए मुझे कि इस समय आपके हिसाब से विपक्ष में आपकी जो लड़ाई है या आपका जो ओपोनेंट है वो
मुख्य लड़ाई आप किससे समझते हैं? समाजवादी पार्टी आपके उसमें है, या फिर जिस तरीके से प्रियंका गांधी रोज बरोज उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत कर रही हैं, खड़ा कर रही हैं, कांग्रेस भी आप लोगों के से खतरा है आपको कांग्रेस? अभिषेक भाई, आप बड़े पत्रकार हैं, योग्य हैं, ईमानदार हैं और अच्छे पत्रकार हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोरोना में एक दिन सपा बसपा उतरा गरीबों का सेवा करने के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए एक उतरे। ये लोग तो मानकर चल रहे हैं कि हमारा दाज कहाँ हो सकता है बीजेपी से, वो लोग तो मानकर चल रहे हैं। लेकिन हम लोगों का दायित्व है गरीबों का सेवा करना, गरीबों की खुशहाली के लिए संघर्ष करना। और कौन पार्टी आपको लगता है कि आपके लिए खतरा बन सकती है? भारतीय जनता पार्टी के जीवन का एक ही लक्ष्य है कि सभी को पक्का मकान हो जाए और सभी के घर में स्वच्छ पानी टोटी पहुंच जाए, उनके घर में 24 घंटा बिजली मिले और उनको शौचालय मिले, माताएं बाहर न जाएं, न पानी लेने जाएं, न शौच के लिए जाएं, घर में सब सुविधा उनको प्राप्त हो और कोई भी न उनको छेड़े, न अपराध हो और खुशहाली का जीवन व्यतीत करें। यही योगी सरकार का लक्ष्य है, यही संगठन का लक्ष्य है। और हम लोग सपा बसपा आकर क्या करेंगे? क्यों इनसे टक्कर आना चाहिए? ये तो 15 साल तक इस राज्य को लूटा है, ठीक ढंग से लूटा है, एक खानदान ने लूटा है पूरा इस राज्य को। नहीं तो आपको प्रियंका गांधी के सक्रियता से आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस भी इस अब लोग भूल गए, अब उस परिवार है? को भूल गए लोग। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद उस परिवार को धीरे धीरे लोग भूल गए हैं। अभी वो भी जमीन पर उतर नहीं पा रहे हैं, जिस प्रकार उतरना चाहिए अभी जमीन को नहीं समझ पा रहे हैं, न उतर पा रहे हैं। केवल आक्रमण करना, झूठ बोलना, झूठ पर झूठ बोलना, बीजेपी पर आरोप लगाना, मनगढ़ंत आरोप लगाना। भाई दिल से देखो। और राजनीतिक पार्टियों से मैं आग्रह करूंगा, थोड़ा पार्टी से ऊपर उठकर सोचना चाहिए कभी कभी। हमेशा पार्टी के ही अंदर मत घुसो, पार्टी के ऊपर भी उठकर पार्टी से व्यक्ति से ऊपर पार्टी होता है, परिवार से ऊपर देश होता है। जब देश का संकट आता है तो सभी को एक साथ खड़ा होना चाहिए, तो एक बार साथ में खड़ा होकर सभी को मदद करना चाहिए। और आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, एक दो सवाल अभी आपसे और हैं। हम लौट रहे हैं अपने पुराने सवाल पर कि इस उपचुनाव में आप क्या देख रहे हैं, आप कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? देखिए, 7 सीटों पर जैसे चुनाव है। समीकरण के हिसाब से जिसमें 6 सीटें हमारी थी, 1 सीट सपा की थी, समीकरण के हिसाब से। और अभी जो 7 सीटों पर हम सभी दौड़ा करके आ चुके हैं, जिस प्रकार हमें उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर दिख रहा है उपचुनाव में, और इसी तरह बना रहा उत्साह वोटिंग तक, तो मैं सभी की सभी सीटें जीत जाऊंगा। मतलब क्योंकि कार्यकर्ता, क्योंकि जनता के आशीर्वाद नहीं, 7 की 7 जीत जाऊंगा। और यदि इसी तरह जिस प्रकार कल मल्हनी से भी आया, जिस प्रकार कार्यकर्ता उत्साहित है और कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं, और कार्यकर्ता जिस पार्टी के कार्यकर्ता परिश्रम से परिश्रम करेगा, वह लक्ष्य नजदीक होता है और जीत सुनिश्चित होती है। जरा मेरा अनुभव है, मैं देखा मीटिंगों में उनके चेहरे का अभाव, उनकी खुशियां, चेहरे की मुस्कुराहट, जनता जनार्दन की मुस्कुराहट, तो वो मन बनाए हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है और भारतीय जनता पार्टी को जितवाना है, क्योंकि यही हम लोगों की सेवा कर सकते हैं और यही गुंडागर्दी से मुक्त कर सकते हैं, या भय से मुक्त कर सकते हैं, गुंडागर्दी से मुक्त कर सकते हैं, सुशासन का शासन होगा। ये जो उपचुनाव है, इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है और अब 1.5 साल से कम बचे हैं। सेमीफाइनल तो नहीं माना जाए, मतलब एक तरह का चुनाव है। सभी चुनाव महत्वपूर्ण है। इसके पहले 11 उपचुनाव थे, ये चुनाव है, अब स्नातक शिक्षक का चुनाव है, फिर पंचायत का चुनाव है। यानी विधानसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में कई चुनाव हैं, मतलब कई चुनाव हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने सभी चुनाव पूर्ण तैयारी कर चुकी है। उसकी स्नातक की टीम अलग है, शिक्षक की टीम अलग है, लड़ाने वाले लोगों की टीम अलग है, विधानसभा के लड़ाने वाले अलग हैं, पंचायत के चुनाव लड़ाने वाले अलग हैं, और राज्यसभा के चुनाव, क्योंकि सब 10 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव। राज्यसभा यहाँ से सूची जा चुकी है, अब देखिए आ जाएगा, नामांकन कहा जा रहा है कि 10 में 8 सीटें आप जीत रहे हैं, एक सपा का तय है और 1 सीट पर चुनाव होंगे। ये तो पार्टी तय करती है, ये अंदरूनी मामला है, सब ऊपर तय करते हैं, जैसा तय हो जाएगा उसके बाद बताएंगे। तो ये थे हमारे साथ स्वतंत्र देव सिंह, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश के, और इनके ऊपर जिम्मेदारी इस वक्त उपचुनाव को जितवाने की है, साथ साथ पार्टी और सरकार के समन्वय की भी है। हालांकि लगातार योगी सरकार पिछले कुछ समय से सुर्खियों में है, लगातार विपक्षियों के निशाने पर है और बहुत कुछ इसका जवाब खुद
स्वतंत्र देव सिंह भी दे रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि एक बार फिर न सिर्फ उपचुनाव जीतेंगे बल्कि आने वाले चुनाव में भी पार्टी बेहद ही अच्छा करेगी। और ये सब कुछ इनकी सुशासन और खासकर योगी सरकार के जो कामकाज हैं और मोदी सरकार की जो नीतियां हैं उसके भरोसे हो रहा है। तो हमारे साथ आज की इस शख्सियत यूपी तक में थे स्वतंत्र देव सिंह। हम फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते किसी नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए यूपी तक।